भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल जी भाई सब संतन की। आवाज में दम है। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती भारतीबेन सियाल, जामनगर से हमारे सांसद श्रीमती पूनमबेन मडाम, हमारे उत्तर प्रदेश से पधारे हुए ओबीसी मोर्चा के महामंत्री और हमारे सांसद, और वैसे हमारे मुंबई के भी श्री संगमलाल गुप्ता जी, और हम सभी के लाडले उम्मीदवार गौतम भाई चौहान, गिरीश भाई शाह, जोरू भाई परमार, महेंद्र सिंह सबैया, भूपति भाई बारिया, दीक्षित जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें बंधुओं, आज चुनाव की यह सभा हमारी शुरू हुई है और अब गुजरात के चुनाव में थोड़ा थोड़ा रंग भरा जा रहा है और चुनाव तो गुजरात का है पर नजर पूरे देश की है। केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, तो लोग देख रहे हैं कि 27 साल बाद गुजरात में क्या होगा। अब जिनको राजनीति नहीं समझती उनको यह सवाल होगा कि क्या होगा। हमको तो पता ही है क्या होने वाला है। 27 साल बाद गुजरात फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ ही जाने वाला है और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में भूपेंद्र भाई की सरकार बनाओ, ये बोलने के लिए देवेंद्र भाई मुंबई से आए। वैसे गुजरात के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार लोग हैं। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम समाप्त हो गया, कांग्रेस को विसर्जित कर दो। लोग समझे नहीं, कांग्रेस चलती रही, भ्रष्टाचार करती रही, देश की नैया डुबोती रही। गुजरात वालों के ध्यान में आया कि गांधी जी ने कहा है वो सच है, कांग्रेस का विसर्जन करना होगा और 27 साल से आपने कांग्रेस को विसर्जित कर दिया और इस चुनाव में भी आप ऐसा विसर्जन करने वाले हो कि वापस कोई उठेगा ही नहीं। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूं। पूनम बेन कह रही थी राहुल गांधी की यात्रा के बारे में, युवराज की यात्रा के बारे में। युवराज पता है ना, मालूम है ना सबको। युवराज की यात्रा महाराष्ट्र में यात्रा लेके पहुंचे। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये अपोजिशन पार्टियों को जोड़ो यात्रा है। ये मोदी जी के विरोधियों को जोड़ो यात्रा है, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इनका वजूद समाप्त हो रहा है। 50 सीटें भी लोकसभा में इनकी चुनकर नहीं आती और इसलिए अब सारे अपोजिशन को जोड़ जोड़कर, तोड़ तोड़कर, मोड़ मोड़कर अपना वजूद बचाना चाहते हैं। मैं राहुल जी को कहना चाहता हूं कि आपने जो यात्रा निकाली है ना, भारत जोड़ो यात्रा, ये यात्रा अगर आप सच में भारत जोड़ना चाहते हो तो सोमनाथ से विश्वनाथ तक जोड़ो, तब भारत जुड़े। अगर आप भारत सच में जोड़ना चाहते हो तो कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित करके
कश्मीर से निकाल दिए गए, उनके मन से अपना मन जोड़ो, तब भारत जुड़ेगा, नहीं तो भारत नहीं जुड़ेगा। अरे भारत तो एक है ही, और भारत जुड़ा हुआ है, और पहली बार पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ एक व्यक्ति के पीछे पूरा भारत खड़ा है। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी जी। तो आप क्या भारत जोड़ोगे? आपने तो जातीयता का और धर्मवाद का विष घोल घोल कर भारत में टुकड़े किए, विभाजन किया। आप ही ने भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित किया। आप ही ने भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में दे दिया। अब भारत जोड़ो की बात करते हैं। और दोस्तों, हमारे मोदी जी कहते हैं बात सही है, ये पार्टी परिवारवादी पार्टी है। राहुल गांधी ये अपने दादा परदादा के सिवा किसी को स्वतंत्रता का सेनानी मानते नहीं। अब देखिए, महाराष्ट्र में आए तो स्वतंत्र वीर सावरकर को गाली दी। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सावरकर जी को नहीं माना, जिन्होंने कभी सरदार पटेल को नहीं माना, जिन्होंने कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं माना। वो तो जनता की शर्म से ये उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो उनकी जगह है, जो लोगों के मन में उनके प्रति भावना है, वो सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने सच में भारत को जोड़ा, भारत के 572 रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया। राहुल जी, आपने सम्मान नहीं दिया, तो आप कौन सा भारत जोड़ो लेकर चले हैं? इसलिए दोस्तों, आज देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी एक परिवर्तन ला रहे हैं, आज इस देश के अंदर पहली बार गरीब कल्याण का एजेंडा चल रहा है। इस देश में गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत दिया गया, नारा देने वालों की गरीबी हट गई, लेकिन गरीबों की नहीं हटी। कांग्रेस के काल में इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, राजू जी कहते थे गरीबी हटाओ, नरसिंह राव जी कहते थे गरीबी हटाओ। सबकी गरीबी हट गई, लेकिन गरीबों की गरीबी नहीं हटी। सारे नेता माला माल और गरीब कंगाल, ये कांग्रेस के राज में हमने देखा। क्योंकि योजनाएं तो गरीबों के नाम से बनती थी और सारी इनके घरों में जाती थी, सारा का सारा पैसा इनके जेबों में जाता था। जैसे पूनम बेन ने बताया, राजीव गांधी स्वयं ही कहते थे मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 पैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं और 85 पैसे बीच की व्यवस्था खा जाती है। इस देश के अंदर मोदी जी ने पहली बार ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया। मोदी जी ने कहा 1 रुपया भेजूंगा तो पूरा 1 रुपया अंतिम आदमी तक पहुंचेगा। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच में पैसा मार नहीं सकेगा। और फिर लोगों के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत मोदी जी ने की। देश में करोड़ों करोड़ों लोग थे जिनके पास मकान नहीं थे, उनको मकान मिला। हमारी बहनों के लिए शौचालय मिला, हमारी बहनों के लिए गैस का कनेक्शन मिला, घरों में बिजली आई, हर घर जल की व्यवस्था हुई। हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ। हमारे किसानों को किसान सम्मान योजना के तहत पैसा मिलना शुरू हुआ, गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलना शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर रोजगार देने की अलग अलग योजनाएं शुरू हुई। हमारे हमारे तरुणों को शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी संभावनाएं निर्मित की गई और एक प्रकार से देश के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए और देश का गरीब ये अपने जीवन को बदल सके,
इस प्रकार का एजेंडा पहली बार मोदी जी ने इस देश के अंदर लाया। दोस्तों, आप विचार कीजिए, हम सभी लोग आज यहां पर बैठे हैं, क्या 1 साल पहले ऐसे बैठ सकते थे? क्या कोरोना में इस प्रकार की सभा हो सकती थी? इस देश के अंदर 135 करोड़ लोग, कल मेरे पास अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए और चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये चिंता करते थे कि 135 करोड़ के भारत में लोगों को टीका लगेगा कैसा, वैक्सीन लगेगी कैसी और भारत के लोग बचेंगे कैसे। पर हमारे ध्यान में आया कि भारत में वैक्सीन तो लगी, साथ में सबको डिजिटल सर्टिफिकेट मिला। अमेरिका में तो हमको वैक्सीन लगाने को भी टाइम लगा और उसके बाद हाथ से लिखी हुई पर्ची मिलती थी, फिर हमको जाकर हमारा सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था, तब जाकर वैक्सीन मिला। ऐसा सर्टिफिकेट हमको मिलता था। भारत ने हमसे 2 कदम आगे का काम किया। लेकिन दोस्तों, आप विचार कीजिए, अगर मोदी जी हमारे साइंटिस्टों को ये काम नहीं सौंपते कि देश के अंदर वैक्सीन बने, अगर हमारे देश के साइंटिस्टों को वे इस काम में नहीं लगाते, उन सारी कंपनियों को सामने से जाकर रिसोर्सेस पैसा नहीं देते और इसका सारा कच्चा माल बाहर से आना था, मोदी जी ने अपने अलग अलग देशों से संबंधों का उपयोग करके ये सारा कच्चा माल लाया, तो हमारे देश में वैक्सीन बनी। दुनिया में गिने चुने 4-5 देश है, यूरोप के भी सारे देश जो प्रगत देश है वो भी वैक्सीन नहीं बना पाए। दुनिया में 4-5 देश वैक्सीन बना पाए, उसमें का एक देश हमारा भारत देश था जिसने केवल वैक्सीन नहीं बनाई, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अंडमान तक हर व्यक्ति को ये वैक्सीन देने का और मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने किया। और इसलिए आज हम सब लोग जीवित हैं, हम सब लोग कोरोना मुक्त हैं और हम सब लोग सभाओं में आ सकते हैं। इसके लिए ईश्वर का तो आभार है, उनका तो आशीर्वाद है, लेकिन उतना ही आभार ये मोदी जी का भी है कि जिन्होंने ये व्यवस्था खड़ी की और इस व्यवस्था के कारण हम लोग बचे। हमने देखा ये सारे काल में लोगों की अवस्था खराब थी, रोजगारी नहीं थी, खाने के लाले पड़े थे, गरीब सोचता था अब मेरा क्या होगा। लेकिन गरीबों के मसीहा के रूप में मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा चिंता मत कीजिए, आपके खाने की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। और 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में देने का काम मोदी जी ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, तो आज हम सब लोग काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के उद्योगों को 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज ये मोदी जी ने दिया। हमारे उद्योगों को अगर ये पैकेज नहीं मिलता तो आज पूरा देश बेरोजगारी में डूबा हुआ दिखाई पड़ता और दुनिया के प्रगत देशों में आज मंदी दिखती है, रिसेशन दिखता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो ये समझते हैं कि लोगों के हाथों को काम देना पड़ेगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने बनाया और ये बनाते समय केवल मुट्ठी भर लोगों का विकास हो इसका विचार नहीं किया, तो देश में करोड़ों करोड़ों रुपए ये गरीबों के, किसानों के हित में लगाने वाले हमारे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री है। इसलिए दोस्तों, आज भारत ये दुनिया में एक महत्वपूर्ण देश बना है। आप विचार कीजिए कि जिस समय रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में कौन मध्यस्थता कर सकता है ऐसा विषय आया, तो रशिया ने भी माना और यूक्रेन ने भी माना कि अगर कोई मध्यस्थता कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और ये मोदी जी की हिम्मत देखिए कि रशिया में जाकर वहां के राष्ट्रपति पुतिन को
मोदी जी ने कहा, पुतिन जी ये लड़ने का समय नहीं है, ये लड़ाई बंद कीजिए, आओ हम सब लोग मिलकर दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री की ताकत इससे पहले नहीं थी, जो ताकत आज मोदी जी ने तैयार की है। पूनम बेन G20 की बात कर रही थी तो मुझे याद आया, पिछले समय एक राजदूत मुझे मिले थे, एक बहुत ही प्रगत राष्ट्र के राजदूत, और उन्होंने मुझे वाकया बताया। कहने लगे, यूनाइटेड नेशंस की महासभा में इससे पहले जब अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते थे तो उनमें खोड़ लगी होती थी कि जाते जाते हम लोगों को लगता है ना अपने नेता के साथ फोटो खिंचाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी इससे अलग नहीं होते। उन्होंने कहा उनके होड़ लगी होती थी, एक उनका फोटो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ खिंच जाए। जाते थे, हाथ मिलाते थे, बातें करते थे, फोटो खींचता था। एक लाइन लगती थी, बोले पहली बार हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जगह सारे लोग मोदी जी को आकर मिल रहे हैं और उनके साथ फोटो खींच रहे हैं। ये दुनिया में मोदी जी ने अपनी साथ तैयार की, और इसके कारण आज भारत एक मजबूत देश के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। आज सीमा पार के देश भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते, और जब देखते हैं तो ये नया भारत है, घुस के मारता है। ये पाकिस्तान को भी पता है, और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर डोकलाम में चीन को रोकने की हिम्मत रखने वाला भारत भी आज मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। और ये सारी चीजें होते हुए पिछले 27 सालों में एक विकास का मॉडल हमारे गुजरात का मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ। 12 साल मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इन 12 सालों में जिस प्रकार से गुजरात को उन्होंने बदला है, और वो जो एक सिलसिला शुरू हुआ जो लगातार आगे जा रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके इसी काम पर भारत के लोगों ने विश्वास दिखाया, और आज भारत को भी बदलने का काम मोदी जी के हाथों से हो रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं तो आपको यह निवेदन करने के लिए आया हूं, आज ये चुनाव जो है, ये चुनाव गुजरात का है, लेकिन देश की नजरें इस पर लगी है, और जितने मोदी जी के विरोधी हैं, जो लोग मोदी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं, और ऐसे कई ताकतें जो देश के बाहर की भी है, ये सारी ताकतें ये मानती है कि अरे भाई ये मोदी जी ऐसे ही मजबूत होते रहे तो दुनिया में हमारा वजूद नहीं रहेगा। ऐसी सारी ताकतें एक साथ मिलकर और मोदी जी को किस प्रकार से यहाँ पर कमजोर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है, और उसी का प्रयोग गुजरात के चुनाव में भी करने की वो लोग वो प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोगों को एक न भूतो ऐसा अभूतपूर्व जो कभी न हुआ है न होगा, इस प्रकार का विजय इस चुनाव में मोदी जी के पल्ले में डालना है। हमको दिखाना है उन सारे लोगों को जो इस भारत को कमजोर करना चाहते हैं कि आपकी मंशा भारत को कमजोर करने की होगी, लेकिन भारत का जनजन और गुजरात का जनजन और गुजरात का मन भी मोदी जी के साथ खड़ा है, और मोदी जी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बताने की ये चुनाव में हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वैसे तो इस चुनाव में कुछ लोग और भी आए हैं, आपको पता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है, किसी के भी घर शादी है तो नाचने को पहुंच ही जाते हैं, होती है ना। आए थे, मैं गोवा में था, गोवा में भी आए थे, हमने पूरा लपेट लपेट के वापस दिल्ली भेज दिया, कुछ नहीं रहा। और गुजरात में भी यही होने वाला है। ये लोग ऐसे, ये सुबह उठते बराबर एक झूठ बोलते हैं, नाश्ते से पहले 2 झूठ बोलते हैं, भोजन से पहले 3 झूठ बोलते हैं, रात के खाने से पहले 5 झूठ बोलते हैं, फिर दिन भर में कितने झूठ बोले इसका हिसाब लगाकर सोते हैं। अगर झूठ का ओलंपिक रखा जाए
तो सारे के सारे गोल्ड मेडल यही लोग ले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, एक व्यक्ति मर गया और मर के ऊपर चला गया। अब अपन तो जानते हैं अपने हिंदू धर्म में अपन पाप पुण्य का हिसाब मानते हैं। चित्रगुप्त के सामने बैठना पड़ता है, वो हिसाब निकालता है। अरे भाई इसका कितना है, इसका पुण्य 5 किलो है और इसका पाप 3 किलो है, चलो इसको स्वर्ग में भेजो। इसका पुण्य 3 किलो है, पाप 5 किलो है, चलो नरक में भेजो। ऐसा हिसाब रखते हैं ना, हम पाप पुण्य मानने वाले लोग हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति चला गया ऊपर और चित्रगुप्त के सामने बैठा और बैठने के बाद हिसाब चल रहा था। उतने में घंटा बजे टन। उसने पूछा भैया क्यों घंटा बजे? बोले ऐसा है कि भारत में जब कोई झूठ बोलता है तो 1 घंटा बज के 1 टन। फिर 5 मिनट बाद 1 घंटा बजे 1 टन। बोले और किसी ने झूठ बोला, फिर 1 घंटा बजे 1 टन। बोले और किसी ने झूठ बोला। 10 मिनट के बाद घंटा बजे टन 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 टन। अरे बोले अब क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, केजरीवाल जी का भाषण शुरू हो गया। तो ये जो ऐसे झूठ बोल बोल कर लोगों को बरगला बरगला कर, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, ऐसे सारे लोग यहां पर आए और ये लोग आपको चुनाव के बाद दिखेंगे नहीं। इनकी खासियत है भाई साहब, आप जितने देश के राज्य हैं जहां जहां ये लोग गए, ये चुनाव में माहौल खड़ा कर देते हैं, फिर हारते और चुनाव के बाद मुंह नहीं दिखाते। ये आपको दिखने नहीं, आपको चुनाव से पहले भी मोदी जी दिखेंगे और चुनाव के बाद भी मोदी जी दिखेंगे। चुनाव से पहले भी अमित भाई दिखेंगे, चुनाव के बाद भी अमित भाई दिखेंगे। चुनाव से पहले भी भूपेंद्र भाई दिखेंगे और चुनाव के बाद भी भूपेंद्र भाई आपको दिखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी गुजरात को अपना घर मानती है। हम कोई यहाँ पर मेहमान के रूप में थोड़ी आते हैं, ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार गुजरात है और अपने परिवार का सुख दुख देखना ये परिवार के मुखिया का काम है। और हमारे मुखिया मोदी जी गुजरात का ही नहीं तो पूरे देश का भी सुख दुख देखते हैं। और वैसे भी इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल करनी है। हमको अमित भाई ने बताया ना, रिकॉर्ड, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ना है। और अमित भाई तो चाणक्य है, आपको पता है महाराष्ट्र में है तो क्या हो गया, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम सब लोगों को मिलकर पूरी ताकत के साथ हमारे चौहान जी के पीछे खड़ा होना है। और इस बार जैसे भारती बहन को 60-65 हजार वोटों से हमने यहां पर लीड दी, अब वो एक एक वोट चौहान जी के खाते में आना चाहिए और एक अभूतपूर्व ऐसा विजय आप सब लोग मिलकर चौहान जी को दे। यही आपसे निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।